सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है अपना सेंटर ऑफ मास का नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लेक्चर। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सारा कंसेप्ट खोल देंगे बहुत गर्दा तरीके से। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन नेट लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। हाँ ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी सिस्टम पे तो उसका नेट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। नेट लीनियर मोमेंटम, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जो है घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, मॉल में घूमना, ये सब कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा अनलेस अंटिल आपके पिताजी आपके कान के नीचे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है, जब तक किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्या सच में ये चीज एग्जिस्ट करती है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में क्या है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है ऐसे करके। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, इसका मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2, इसका मोमेंटम है p3, ऐसे करके सबका मोमेंटम है, ऐसे करके pn तक सबका मोमेंटम। ठीक है, ठीक है और इसका जो नेट मोमेंटम है, ठीक है, वो कितना होगा? पी नेट कितना होगा जी? अरे ठीक है, तुम लोग को ये तो पता है ना कि वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होता है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। अब इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 इंटू v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश डैश डैश। अब जो है ये बड़ा वाला मास m ले लेते हैं, इसका पूरा मास इंटू v सेंटर ऑफ मास। अब v सेंटर ऑफ मास क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है, ये पूरे बॉडी का। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब m1 v1 को क्या मैं p1 बोल सकता हूँ, m2 v2 को क्या p2 बोल सकता हूँ, प्लस डैश 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 यहाँ चलता रहेगा, और इसको क्या नेट मोमेंटम बोल सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है मेरे पास नेट मोमेंटम का कि पी नेट इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश 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 अप टू कहाँ तक? pn तक लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो एक प्रूफ तो मिल गया। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फोर्स की बात करूँ तो सेकेंड लॉ से क्या फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम है? हाँ बिल्कुल है। अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा क्या? हाँ, तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि मोमेंटम का जो है मैं डिफरेंशिएशन किया तो जीरो आया, तो कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन जीरो आता है, तो मोमेंटम यहाँ से कांस्टेंट मिल गया क्या? हाँ, मिला 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 रे। तो यहाँ से मोमेंटम अपने को कांस्टेंट मिल गया। तो क्या मैं किसी भी बॉडी में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या उसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा क्या? हाँ सही समझे बिड़ू, एकदम सही। ठीक है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा अनलेस अंटिल उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है मैं इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ एस्पेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक यूनिवर्सल लॉ है। ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों बॉडीज पे लगता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक
ऑब्जेक्ट्स, स्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है यार। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर इंटरनल फोर्स है, मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंटरनली कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो इंटरनल जो फोर्स है, मतलब ये जो इन लोग इंटरनल वाले अंदर वाली जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये कभी नेट मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इंटरनल फोर्स कांट चेंज द नेट मोमेंटम, कांट change the net momentum। ठीक है, और एक और चीज है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, लेकिन लीनियर मोमेंटम जो है वो डिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ठीक है, ये भी याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट लीनियर मोमेंटम is dependent of frame of reference, dependent of frame of reference। हमेशा ये चीज याद रखे रहना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, लेकिन लीनियर मोमेंटम डिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ये याद रखना। फिर ये याद रखना, इंटरनल फोर्स कभी चेंज नहीं कर सकता नेट मोमेंटम को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ये भी याद रखना। और क्या याद रखना है कि कभी भी फोर्स अगर जीरो होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ तो मोमेंटम तुरंत कांस्टेंट होगा। इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे ये बात करते हैं अपन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेहतरीन से एग्जांपल्स की जो कि लीनियर मोमेंटम का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कंजर्वेशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब जो है सबसे पहला एग्जांपल है अपना फायरिंग अ बुलेट। ठीक है, तो सबसे पहला दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर मैं किसी बुलेट को फायर करता हूं तो वो बुलेट पहले रेस्ट पे था, अचानक से मोशन में आता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड कैसे हुआ, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल मैन। तो देखो यार, वो कंजर्व नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पे, इस ट्रिगर पे अपन ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और जहां एक्सटर्नल फोर्स रहता है वहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं होता। लेकिन 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 अगर इस बुलेट और इस गन दोनों को मैं एक बॉडी मान लूं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हुआ है यहाँ पे। कैसे 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 देखो, जैसे ही मैं इस ट्रिगर पे उंगली दबाया तो अब जो फोर्स लगा है वो इंटरनल फोर्स लगा है। क्यों? क्योंकि मैं इस गन को भी तो अपने बुलेट के साथ बॉडी मान लिया हूँ। ठीक है, मतलब क्या, ये गन भी अपनी बॉडी का हिस्सा है। ठीक, तो जैसे ही इसको एक वेलोसिटी मिलेगा मास को, यहाँ पीछे ये बुलेट जो है इसकी तरफ भी, इसका मास बड़ा वाला एम है तो बड़े वाले एम की तरफ भी एक कैपिटल वी वेलोसिटी लग जाएगा। जैसे कि तुम लोगों ने एनसीसी कैडेट्स को देखा होगा, ऐसे वो गन रखते हैं और जैसे ही उन लोग मारते हैं तो पीछे जाता है उनका शोल्डर। क्यों जाता है? ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण। जैसे ही बुलेट आगे जाता है वो कुछ वेलोसिटी पीछे देता है, जो कि उनका कंधा, शोल्डर उस गन को पीछे जाने से रोकता है, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं उन लोग जैसे ही मारते हैं। तो समझ गए? तो इन सब कंडीशन में जो छोटा वाला मास ऑफ बुलेट है इनटू उसका वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू बड़ा वाला मास ऑफ बुलेट इनटू उसका वेलोसिटी, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन क्योंकि दोनों का अलग है। ठीक है, ठीक है। फायरिंग ऑफ बुलेट तो क्लियर है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगता है इसमें। ठीक, अब बुलेट ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। मान लेते हैं
इसमें भी दो केस है, केस नंबर फर्स्ट बता रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऐसे करके ब्लॉक लटका हुआ है। अब मैं जो हूं यहां से बुलेट मारा, ठीक है, यहां से बुलेट मार दिया। मान लेते हैं बुलेट का मास है m, इसका वेलोसिटी है और छोटा वाला v, ठीक। अब जो है मान लेते हैं बुलेट इसके अंदर ही फंस गया जाके रट से, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों मूव कर रहे हैं ऐसे करके, लेकिन ब्लॉक के अंदर ही फंस गया है बुलेट। अब ए ले, अब एक कैपिटल v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और इसका मास बड़ा वाला m था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि छोटा वाला मास m इंटू वेलोसिटी उसका v इज इक्वल्स टू छोटा वाला m प्लस बड़ा वाला m इंटू कैपिटल v वेलोसिटी। ऐसे होता है कंजर्व मोमेंटम। ये केस नंबर 1 है, अगर बुलेट अंदर ही रह गया तो, ठीक है। अगर बुलेट अंदर नहीं रहा और फाड़ के निकल गया बाहर, ठीक है, केस नंबर 2 हो जाएगा वो, ठीक है। केस नंबर 2 कब? जब मान लेते हैं ऐसे करके एक ब्लॉक रहेगा और ये रहेगा बुलेट, ठीक है। अब जो है सीधा निकल जाएगा ये, तो क्या होगा, ऐसे करके एक होल हो जाएगा और क्या, ये निकल गया। और ये भी अब किसी वेलोसिटी से चलना लग जाएगा, है कि नहीं। इनिशियली सिर्फ ये चल रहा था जिसका मास छोटा वाला m है, वेलोसिटी छोटा वाला v है। अब जो है ये भी v1 वेलोसिटी से ये v1 वेलोसिटी जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से चलने लग जा रहा है, ठीक है। समझ गए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ छोटा वाला मास इंटू छोटा वाला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू छोटा वाला मास इंटू v1 प्लस बड़ा वाला मास इंटू v2, ये होता है, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर्ड फ्रॉम गन, एक गन से एक बुलेट को फायर किया, ठीक है, ऑफ मास 1 kg विद रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मजल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर मान लेते हैं ये गन है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, और जैसे छूटा तो ये बुलेट निकला इसमें से ऐसे करके। तो ये जो है जैसी बुलेट निकलेगा, ये जो गन है ये पीछे की तरफ जाएगा क्या, हाँ। तो ये जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा उसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और मजल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ये जो बुलेट जिस वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो बुलेट जो है 10 ग्राम का है और ये जो है 1 kg का है। तो 1 kg का है तो मैं 1000 ग्राम बोल लेता हूँ इसको, या तो दोनों को ग्राम में या तो दोनों को kg में कन्वर्ट करना है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल बोल सकता हूँ, हाँ। तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियली कितना है मास इंटू वेलोसिटी, देखो ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल मतलब मान लेते हैं पहले सिर्फ गन को लेते हैं, तो 1000 इंटू वेलोसिटी कितना है 5 इज इक्वल्स टू फाइनल कितना हुआ ये 10 ग्राम इंटू वेलोसिटी v निकालना है। यहाँ से ये एक चला गया तो वेलोसिटी आया 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस चीज़ का वेलोसिटी है, ये बुलेट का वेलोसिटी है। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वो छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये सब चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो ये दो क्वेश्चंस जो है थोड़े अच्छे टाइप के कंसेप्ट खोलने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, कोई स्किप नहीं करेगा, और ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है बहुत ज़्यादा, कॉन्सेप्ट भी खोलता है और पॉसिबिलिटी भी बहुत है आने की, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है कि अ बॉडी ऑफ मास 5m एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट, मतलब एक बॉम्ब है, ठीक है, वो फट रहा है और वो 3 पार्ट में फट रहा है, ठीक है। पहला 2 पार्ट जो है वो इक्वल मास का है और दोनों परपेंडिकुलर जा रहा है एक दूसरे से विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कैलकुलेट द मास ऑफ इक्वल पार्ट्स है, कैलकुलेट द मास, नहीं कुछ तो गलत लिखा गया लग रहा है, शायद क्वेश्चन मास तो क्योंकि दिया हुआ है यार,
वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट है यहाँ पे, ये मेरे बुक में भी ना मिसप्रिंट है थोड़ा सा। कौन से बुक से निकालते हो एग्जाम्पल? डीसी पांडे, सेंगेज, एचसी वर्मा, इन सब को छांटता हूँ और प्रीवियस ईयर जेई, प्रीवियस ईयर नीट को छांटता हूँ। जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं वहाँ से निकालता हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है? अब कोई नहीं पूछेगा ठीक है। कैलकुलेट द, क्या था, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, ये पूछा है, ठीक है? तो कुछ नहीं हो रहा है, एक बॉडी है, 3 पीस में जा रहा है। पहला पीस उसका m मास का है जो इधर जा रहा है, दूसरा पीस भी m मास का है जो इधर जा रहा है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तीसरा पीस पता नहीं किधर जा रहा है अपने को कोई आइडिया नहीं है कि तीसरा पीस कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो अपने को पहले आइडिया निकालना पड़ेगा कैसे निकलेगा। तो देखो, इनिशियल मोमेंटम उस बॉम्ब का क्या 0 है? क्या वो रेस्ट पे है? उसका मास है लेकिन क्या उसका कोई वेलोसिटी है? नहीं, वो रेस्ट पे है, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे? नहीं। तो क्या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए? हाँ। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, इसका टोटल मोमेंटम लिख सकते हैं क्या? हाँ। तो m इंटू वी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है पहला, प्लस m इंटू वी जे कैप प्लस P3, ठीक है? अब यहाँ से अपने को P3 निकालना है, P3 वेक्टर। P3 क्या है? ये थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम है, ठीक है? तो ये तो 0 है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0 है। तो P3 क्या आ जाएगा? क्या ये नेगेटिव ऑफ m1, एक सेकेंड, मास तो सेम है, mv1 लिख देता हूँ, इसको v2 लिख देता हूँ, ठीक है? इसका भी तो वेलोसिटी सेम ही दिया हुआ है, 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो एक सेकेंड, क्या लिखूँ इसको, v1 लिख देता हूँ दोनों को, ठीक है? तो ये नेगेटिव ऑफ mv1 आई कैप प्लस mv2 जे कैप, ev1 जे कैप, ठीक है? दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आई कैप और जे कैप है, ठीक ठीक, वेक्टर है, वेक्टर है, समझना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P3 क्या हो जाएगा? अब रूट ले लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, mv1 का स्क्वायर m स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v1 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या √2mv1 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मास 5m है, एक m इधर गया, एक m इधर गया, तीसरा m किधर बचा? क्या अब जो तीसरा पार्टिकल है उसका जो मास है वो 3m होगा? हाँ। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस ऑफ वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप, ठीक है? तो ये जो डायरेक्शन है वो इसका जो है इसका अपोजिट होता है। ये जो डायरेक्शन है ये v1 mv1 आई कैप प्लस mv1 जे कैप है, तो इसका नेगेटिव मतलब इधर जाएगा तीसरा पार्टिकल ऐसे करके, ठीक है? उसका मोमेंटम कितना दिया? इतना। अब ये जो मोमेंटम आया है अपना √2mv1, ये क्या 3mv के इक्वल होगा? अभी v क्या है? v इसका वेलोसिटी है, ये किस वेलोसिटी से गया है उसी को तो निकालना है। तो क्या v इज इक्वल टू √2/3 v1 आ जाएगा क्या? यहाँ m से m कट जाएगा, हाँ। अब v1 कितना दिया है? 18, तो √2/3 इंटू 18 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ये तो दिया है जी 18 जी, 3 6 तो ये क्या 6 √2 आ जाएगा क्या वेलोसिटी? वो भी मीटर पर सेकेंड के साथ। अरे बिल्कुल यार, तो वेलोसिटी जो है थर्ड पार्टिकल का वो 6√2 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है? ऐसे टाइप से टैकल करते हैं ये सब क्वेश्चन को। अब इसकी बात कर लेते हैं। एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट, ठीक है? एक रॉक को 3 पार्ट में तोड़ दिया उसका एक्सप्लोजन, ठीक? 2 पार्ट वही राइट एंगल से गए। अब तीनों का जो मास है वो सेम नहीं है। 1 kg पीस विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड,
other 2 kg piece with velocity 8 meter per second, if third piece flies off with a velocity 40 meter per second, compute the mass। अब इसमें मास निकालना है, ठीक है, इसमें वेलोसिटी नहीं निकालना है, इसमें मास निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? तो अपने को क्या क्या बोला है, एक रॉक है जिसका मास नहीं दिया है, 1 किलो वाला इधर जा रहा है, नहीं इधर 2 किलो वाला जा रहा है यार, ऊपर 1 किलो वाला इधर से आ रहा है, बोल लो, ठीक है। अब हमने वो निकालना है बोला है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि तीसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अब बोल लेता हूँ थीटा एंगल से, यहाँ से थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है। ठीक है यार, इसका जो मास है मैं m3 दे देता हूँ, जो कि मेरे को निकालना है। अब जो असली कहानी है वो यहाँ चालू होगा, ठीक है। तो 1 देखो m3 और इसका वेलोसिटी दिया है 40, इसको मैं v3 बोल लेता हूँ। सबसे पहले जो जो चीज़ दी है उसको लिख लेते हैं। तो m1 मेरे पास क्या दिया है, 1 किलो, v1 कितना दिया है, 1 किलो का कितना वेलोसिटी दिया है जी, 12, ठीक है। m2 मेरे पास दिया है 2 किलो और v2 8, m3 मेरे पास नहीं दिया है और v3 दिया है 40, ठीक है। अब देखो m3 cos 30, देखो m3 v3 cos थीटा, सॉरी cos थीटा, क्या ये इक्वल होगा m1 v1 के? कैसे 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 m3 v3 cos थीटा क्या इधर की तरफ होगा और m1 v1 किधर है, इधर है, तो क्या इक्वल हो गया? हाँ गजब यार, ठीक है। अब सेम टू सेम देखना, इधर m3 v3 साइन थीटा क्या इक्वल होगा m2 v2 के? कैसे 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 m3 v3 साइन थीटा इधर, m2 v2 उधर, क्या इक्वल हो गया? हाँ। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं, ठीक है। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा m3 v3 का स्क्वायर, वो भी 2 टाइम्स, नहीं 2 नहीं 1 टाइम ही आएगा, m3 v3 का स्क्वायर 1 टाइम इज इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, m3, तो ये भी स्क्वायर है। अब सबका वैल्यू डाल देते हैं, एक काम करते हैं। तो m1 कितना दिया है 1, m3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लिख लेते हैं। तो m1 कितना दिया है 1 इंटू v1 कितना दिया है 12, तो 144 हो जाएगा ये, प्लस m2 कितना दिया है 2, 2 का हो जाता है 4, इंटू v2 कितना दिया 8, 8 8 कितना होता है 64, अपॉन v3 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600। तो m3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस 4 इंटू 64 कितना होता है 64 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 1 4 6 ज़ा 24 प्लस 125, 256, 256 प्लस 4 256 प्लस 4 260, 260 प्लस 40 300, 300 प्लस 100 400, ये पूरा टर्म 400 हो गया। तो ये हो जाएगा 400 बाय 1600, तो ये 1/4 हो गया। तो m3 क्या आया यहाँ से 1/2, आधा किलो का। थर्ड मास कितने का है, आधा किलो का हाफ kg, ठीक है। होप ये दोनों जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे, ये कैसे बने हैं। इन सब का दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे का बताता हूँ कहानी। अब बात करते हैं इन सब क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला वाला क्या बोलता है कि अ मैन ऑफ मास 20 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास 10 kg। अच्छा ठीक है, बना लेते हैं। तो भैया ये जो है अपन मान लेते हैं कितना 10 किलो का प्लेटफॉर्म है,
ठीक है, इस पे चढ़ा है एक मैन 20 किलो का, ठीक है, ठीक, केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, द मैन स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ये इधर की तरफ चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की तरफ से, विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है तो ये u वेलोसिटी से इधर जाना चालू किया, तो इस u का वैल्यू बताना है अपने को, सीधी बात, सीधी बात, ठीक है। तो क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं। तो क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दूं? हाँ, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगा दूं क्या? हाँ बिल्कुल। m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज 20 इंटू v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो क्या यहाँ 3 लूँ? सिर्फ 3 नहीं लेंगे, याद रखना, सिर्फ 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इधर 3 जा रहा है और ये इधर u जा रहा है, तो वेलोसिटी हुआ 3 माइनस u। अच्छा, तो 3 माइनस u। m2 क्या है? इसका वेलोसिटी जो कि दिया है 10। v2 क्या है? इसका वेलोसिटी जो कि दिया है u, ठीक है। अब क्या होगा? ये हो जाएगा 60 माइनस 20u इज इक्वल टू 10u, तो u इज इक्वल टू 60 बाय 30 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये u आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। एक बुलेट है जिसका वेलोसिटी है v0, इसका मास है m, ठीक है, और बुलेट का मास है छोटा वाला m, ठीक। ये इधर से जाता है, इसको पार कर देता है। अब जैसे इसको पार कर देता है पूरा छेद करके, इसका वेलोसिटी v हो जाता है, इसका v0 बाय 3 हो जाता है। फाइंड v वेलोसिटी क्या है, कितना है वो पूछे, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा नहीं है, तो वही लगाओ सीधा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 क्या है? बुलेट इनिशियली, छोटा वाला m, इंटू v1 v0 इज इक्वल टू, अब m2 में दोनों मास आ जाएगा, ये मास और ये मास, ठीक है, या फिर फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो m2 में ये छोटा वाला m टू v0 बाय 3 प्लस बड़ा वाला m इंटू v, ये, ठीक है। इसको यहीं पे लिखता हूँ, तो m v0 बाय 3 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2m v0 बाय 3 इज इक्वल टू बड़ा वाला m इंटू v। क्या ये हो जाएगा? हाँ। अब अपने को क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है, तो v के लिए m को नीचे ले आओ, तो v इज इक्वल टू 2 छोटा वाला m v0 बाय 3 बड़ा वाला m। ये लो, यहां से अपने पास v की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। अपने को यहाँ पे दिया है कि एक बुलेट है जिसका मास m है, उसका वेलोसिटी v0 है, ये ऐसे जाके इससे टकराता है, जैसे ही टकराता है अंदर वंदर नहीं जाता, ये चुपचाप जो है ऐसे ऊपर हो जाता है एंगल से, ठीक है। और जो है ये बुलेट v0 डैश वेलोसिटी से जाने लग जाता है, और ये मास जो है ये v वेलोसिटी से जाने लग जाता है। अब अपने को बताना है कि ये हाइट h क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है? m v0 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है? m v0 डैश प्लस बड़ा वाला m इंटू v, ये है, हाँ, क्योंकि ये भी तो मूव कर रहा है ना v वेलोसिटी से, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास v वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा m v0 माइनस v0 डैश अपॉन बड़ा वाला m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v वेलोसिटी आ जाएगा, हाँ। और अपन पढ़े हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? हाँ। और वर्क डन को mgh लिख सकते हैं क्या? हाँ। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख सकते हैं क्या? हाँ। m से m गया, ठीक है। अब ये जो v है इसकी वैल्यू ये देखो, ये अपन निकाले हैं यहाँ पे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? v² अपॉन 2g, ठीक है। अब v² की जगह ये डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा m², और ये m ना बड़ा वाला m है, नहीं ये तो छोटा ही वाला m है, सॉरी, यहाँ पे बड़ा वाला m था जो कट गया, ठीक है। तो ये m² v0 माइनस v0 डैश का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले m का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2g, ठीक है। ये आ गया अपना हाइट, ठीक। होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है।
तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, एक सेकंड। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स। इन मासेस दो पार्ट में टूटता है जिसका मास है रेशियो में 1:3। द लाइटर मास रिट्रेसेस इज पाथ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेवियर जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है बॉडी, इसको ऐसे करके थीटा एंगल से यहाँ पे फेंके v नॉट वेलोसिटी से, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके v नॉट वेलोसिटी से ऐसे ऐसे करके अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ पे कहानी क्या होता है कि यहाँ पे वो दो पार्ट पे ब्रेक हो जाता है, एक ये, ठीक है। तो इसका मास जो है और इसका मास ये दोनों रेशियो में है, कितना रेशियो, 1:3। तो मान लेते हैं पुराना मास था m, तो ये कितने में है m/4 और ये हो जाएगा 3m/4, ठीक है। तो जो छोटा वाला है m/4 वो वापिस अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है v नॉट वेलोसिटी के साथ, और दूसरा वाला है वो अपना पाथ रिट्रेस नहीं करता और आगे बढ़ जाता है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। क्लियर, अपने को वही v वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि मोमेंटम इनिशियल जो है वो m v नॉट cos थीटा होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ अभी एक्स एक्सिस की बात ले रहे हैं, ठीक है। और मोमेंटम फाइनल जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ये वापिस आ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो -m/4 v नॉट cos थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा +3m/4 v। क्या ये होगा, ध्यान से देख के बताओ। मैं क्वेश्चन सही लिखा हूँ ना, बुक में देख लेने दो, डिस्टेंस भी सही है, एक सेकेंड, हो सब सही है, ठीक है। ये होगा लाइटर, हाँ ठीक है सही लिखा हूँ। अब जो है क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल हो गया। यही फॉर्मूला, कब से यही फॉर्मूला डाले पड़ा है, खाबी लेम। अच्छा वायरल हो गया बाद में, कैसे कैसे करते हैं, खाटी करता है बाकी, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, अब लाल पेन से करेंगे यार, लाली लाली चुनरी, m v नॉट cos थीटा इज इक्वल टू -m/4 v नॉट cos थीटा प्लस 3mv/4, m गया, और कुछ जा रहा है क्या, इसको यहाँ ला लेते हैं, ठीक है। कैसा रहेगा, ला लेते हैं यार, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ ला लेंगे, तो ये है v नॉट cos थीटा प्लस v नॉट/4 cos थीटा, फिर यहाँ जाए तो 5 v नॉट cos थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 3v/4, 4 से 4 गया, 3 नीचे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 v नॉट cos थीटा। ट्रिंग खावी ले ठीक है, इतना आएगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो पहले जो है एक स्प्रिंग अलग है, ये दोनों ब्लॉक अलग है, इन तीनों को पहले कंप्रेस कर दिया था। अब बोल है व्हेन दे रिलीज द स्प्रिंग लूजेस कांटेक्ट व्हेन इट एक्वायर नेचुरल लेंथ। जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा तो ये तीनों एक दूसरे से कांटेक्ट खो चुके रहेंगे। इफ स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ टू ब्लॉक है, ये वेलोसिटी लिखा है। मैं भी ना यार अंधा होके लिखता हूँ लग रहा है, ठीक है। ये पता करना, इनिशियली वेलोसिटी कितने है m v इज इक्वल टू बड़ा वाला m इंटू बड़ा वाला v, तो बड़े वाले v इज इक्वल टू छोटा वाला m छोटा वाला v अपॉन छोटा वाला मास अपॉन बड़ा वाला मास। क्या ये होगा, हाँ बिल्कुल ये होगा, ठीक है। और क्या चीज़ होगी, अब उनको वेलोसिटी निकालना है, v ये वाला छोटा वाला, मैं इसको v नॉट बोल लेता हूँ यार छोटे वाले को, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अपने को v और v नॉट की वैल्यू निकालनी है सीधा।
यहाँ पे कुछ कुछ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। कैसे? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली तो ये सब छूटे नहीं थे, तो सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ था, तो क्या सिर्फ ये हाफ kx² होगा क्या? हाँ। और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल में क्या होगा? ये होगा हाफ छोटा वाला m छोटा वाला v0 का स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा वाला m बड़ा वाला v का स्क्वायर। ये दोनों को इक्वल कर दो। फाइनली ये क्यों होगा और ये स्प्रिंग वाला क्यों नहीं होगा? स्प्रिंग तो छूट गया, लेकिन ये दोनों तो चलने लग गए। हाँ अच्छा, तो ये हाफ kx² इज इक्वल्स टू हाफ छोटा वाला m छोटा वाला v0 का स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा वाला m v का स्क्वायर। 2 2 2 हर जगह से चला गया। अब देखो ये v इज इक्वल्स टू m v0/m लिखा हूं मैं, यहाँ पे डाल देते हैं kx² इज इक्वल्स टू m v0 का स्क्वायर प्लस बड़ा वाला m इंटू बड़ा वाला v का स्क्वायर, तो छोटा वाला m का स्क्वायर छोटा वाला v0 का स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला m का स्क्वायर। बड़ा वाला m से एक बड़ा वाला m कट गया, ठीक है। तो ये m इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ला लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा kx² इज इक्वल्स टू छोटा वाला m बड़ा वाला m v0 का स्क्वायर प्लस छोटा वाला m का स्क्वायर v0 का स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला m। बड़ा वाला m को इधर ला लेते हैं, तो m kx² अपॉन यहाँ से v0 स्क्वायर कॉमन निकाल लो और v0 स्क्वायर को सिर्फ यहीं रहने दो, बाकी को नीचे ला लो। तो छोटा वाला m बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी v0 के स्क्वायर का एक वैल्यू आ गया। अब ये v0 के स्क्वायर अब ये v0 के स्क्वायर को यहाँ डाल दो, ठीक है, मतलब यहाँ डाल दो, ठीक, यहाँ डाल के इधर ला दो, तो v के स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको खुद कर लोगे क्या? चलो मैं करके ही दिखाता हूँ। कहाँ करूँ? यहाँ कर देते हैं यार। ये v0 के स्क्वायर को इसमें डालना है, तो ये क्या हो जाएगा kx² इज इक्वल्स टू m इंटू बड़ा वाला m kx² अपॉन छोटा वाला m बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m का होल स्क्वायर प्लस बड़े वाला m v²। अब यहाँ से ये जो v दिख रहा है इन सब को यहाँ ले आओ, फिर ये m को बाय में ले आओ, v का वैल्यू मिल जाएगा और v का वैल्यू जो भी आएगा देख लेना वही होगा। v0 का मैं बता दिया हूँ, v का वैल्यू तुम लोग निकाल लेना। होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे एक आखिरी क्वेश्चन बचा है उसको बताता हूँ, फिर बाय बाय करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं यार आज का एक आखिरी क्वेश्चन जो कि खतरनाक वाला है, ठीक है। डर वर मत जाना, बस समझ रहे हो, डर वर मत जाना। ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है ना, फिजिक्स की यही खास बात है, वो क्वेश्चन दिखा के डराता है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और 3 बार पढ़ लिए ना तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो डरना मत इस क्वेश्चन का साइज देख के, मैं समझा रहा हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि 2 ट्रॉली है A और B आर फ्री टू मूव ऑन ए लेवल। अ मैन A from a trolley A throws a bag of mass 10 kg with horizontal velocity of 4 meter per second with respect to himself. ये चीज याद रखेंगे। On trolley B of mass 100 kg, ठीक है। The combined mass of trolley A and man is trolley A का ये है। Find the velocity of trolley A and B just after loads. एक ट्रॉली है A, एक ट्रॉली है B। यहाँ से एक आदमी एक बैग फेंकता है 10 किलो का, ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन, ठीक है। इनका दोनों का वजन, ये मैन और ट्रॉली का वजन मिला के दोनों है 140 किलो। ट्रॉली बी का वजन जो है वो है 100 किलो। तो अब जो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ और मान लेते हैं ट्रॉली
मूव नहीं कर रहा था। अब ये मैं यहाँ से 10 किलो का बोरा फेंकूंगा तो ट्रॉली किधर मूव करेगा? पीछे की तरफ करेगा कि नहीं? हाँ, तो क्या ये ट्रॉली पीछे की तरफ मूव करेगा? हाँ। और जैसे ही ये बैग यहाँ आके पड़ेगा तो क्या ये आगे की तरफ मूव करेगा? हाँ, ये V1 ये V2। ठीक है, अपने को V1 और V2 निकालना है। समझ आ गई बात? हाँ समझ आ गई भाई। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले ए के लिए, फॉर ए, ट्रॉली ए के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। तो इनिशियल मास कितना है इसका? 10 किलो इंटू इनिशियल वेलोसिटी है 4 इज इक्वल्स टू इनिशियल मास कितना है इसका? 140 इंटू वेलोसिटी कितना है? V1। तो V1 यहाँ से क्या आ जाएगा? एक सेकंड कुछ गलती हो गया क्या जी? कुछ तो गलत हुआ है। ये 4 ना, कुछ गलती हुआ है जी। यहाँ ये 4 वेलोसिटी नहीं लेना है, इसको वेलोसिटी V ही रहने दो भैया। ये 4 है वो इसी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, बताऊंगा इसको कैसे लेना है, रुक जाओ। ये 4 ना, ये वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, इसका V वेलोसिटी मान लो। तो V1 कितना हो जाएगा? V/14 या फिर V इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है विद रेस्पेक्ट टू है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दिया है जी ये। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी दिया है किसके रिलेशन में? इस V1 के रिलेशन में। तो ये इधर जा रहा है V माइनस ऑफ माइनस V1 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, V रिलेटिव वेलोसिटी दिया है 4 क्योंकि ये ट्रॉली भी तो पीछे मूव करेगा, तो ट्रॉली पीछे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो है 4 दिया है। तो V प्लस V1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, V कितना दिया है नहीं पता, 14 V1 डाल दो क्या? हाँ, तो ये 15 V1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो V1 कितना आ जाएगा? 4/15। अरे भाई 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 खतरनाक। तो V1 यहाँ से क्या आ गया? 4/15। हाँ, ये हुई ना वाजिब बात। अब B वाले मास के, अब V भी निकाल ही लेते हैं यार। चलो V भी निकाल ही लेते हैं, अब V भी निकाल लेते हैं। चलो, तो V प्लस V1 इज इक्वल टू 4 है। V1 कितना है? 4/15, ये इच्छा ना हो, 4/15 है। तो V कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4/15, 15 चौक 60, तो 56/15 ले लो। वेलोसिटी V क्या आ गया? 56/15। ठीक, अब B के लिए, फॉर B, ठीक, ये बोरा यहाँ खिसक के यहाँ आएगा। ये कितना वेलोसिटी? V2 वेलोसिटी से आगे बढ़ा। ठीक है, ठीक है, 100 किलो का ये है, 10 किलो का ये है। ठीक है, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल मास है m जो कि 10 है, और इनिशियल वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना है? m प्लस m2 इंटू वेलोसिटी v2। m कितना है? मास है 10, ये v कितना है? ये है 56/15 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 100 नहीं 10 प्लस 100 110 इंटू V2। तो V2 यहाँ से निकाल लो। तो ये 10 से ये 10 कटा, तो 56/15 इंटू 11, 150 155, 56/155 लीजिए। ये जो है मेरा वेलोसिटी V2 आ गया। ठीक है, इसको और कुछ काटना वाटना है तो देख लो तुम लोग,
होप इतना क्लियर हो गया होगा सबका। जो है तुम लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। सबका एक काम करो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक। हाँ, मार लिया। चलो यार, अब अपन जो है मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अब यहाँ तक देख लिए हो लेक्चर को तो कुछ तो बात होगी लेक्चर में, है ना। तो सब्सक्राइब मार देना प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।